तो पिछले 2 लेक्चर्स में केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना जान गए थे। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है आरओ लिखना हम लोग सीख चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें 2 तरह का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखे थे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम लोग को अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें आपका फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन, किस किस फैक्टर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, कब फास्ट होगा, कब स्लो होगा, कौन सा फैक्टर उसको इफेक्ट करेगा स्पीड को। रेट ऑफ रिएक्शन करने मतलब ये क्या बता रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के कितना स्पीड है। डी अपॉन डी टी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी लिखते हैं ना, तो वो बता क्या रहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या कितना स्पीड है, स्पीड स्लो है कि फास्ट है कि मॉडरेट है। जनरली हम लोग को मैक्सिमम जो यानी डीप लेवल में पढ़ना है 2 फैक्टर, कॉन्सेंट्रेशन पर और टेम्परेचर। लेकिन अभी सारे फैक्टर्स को देखेंगे, लेकिन मोस्टली हम लोग 2 ही फैक्टर पर फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर, जो कि आगे जो रेट लॉ ये सारे जो आएंगे कॉन्सेंट्रेशन बेस रेट लॉ वहाँ डिफाइन करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिपेंड करता है। लेकिन अभी तत्काल में अभी क्या करेंगे, सारे जो फैक्टर्स हैं उसको स्लाइटली हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन मेजर फैक्ट हमको कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर। तो हेडिंग क्या अपना हो गया, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन, अब पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग ROR, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंसी, कि किस फैक्टर पर डिपेंडेंसी है। पहला जो फैक्टर है ये बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्ट यानी थ्योरी टाइप से क्वेश्चन के लिए जाएगा, थ्योरी टाइप से क्वेश्चन के लिए जाएगा, एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, राइट। पहला क्या है आपका, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, राइट बेटे। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें देखेंगे बॉन्डिंग किस तरह का है। हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि आयनिक बॉन्डिंग यदि रहता है उसका रिएक्शन फास्ट होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग रहेगा उसका रिएक्शन स्लो रहता है। तो पहला तो या तो यदि आयनिक बॉन्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल आयनिक बॉन्डिंग है, इसके पहले भी एक एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि रिएक्शन फास्ट होने का मतलब ये देखिए, ये तो आयनिक है, ये N प्लस पहले से ही है, Cl माइनस पहले से ही है, सिल्वर प्लस नाइट्रेट माइनस, तो ये आप देखिए ये तो काम इसका आसान हो गया, पहले से ही आयन फॉर्म में है। और केमिकल रिएक्शन होने का मतलब क्या होता है, आयन एक दूसरे से मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिलते हैं, मिलकर एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड बनाने के कारण क्या होता है कि ये जैसे सोडियम है, सोडियम नाइट्रेट से तुरंत मिल गया फास्ट रिएक्शंस, कोलिन सिल्वर क्लोराइड कोलिन आयन से तुरंत मिल गया वेरी फास्ट, माइक्रो सेकंड में इसका स्पीड है, माइक्रो सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो, 10⁻⁶ सेकेंड। तो यदि आपके जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट यदि आयनिक बॉन्ड है तो रिएक्शन इज वेरी फास्ट। दूसरा, यदि मान लीजिए कि आपका कोवलेंट बॉन्ड हो, यदि कोवलेंट बॉन्ड हो, फॉर एग्जांपल कोवलेंट बॉन्ड हो जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3, ये भी एग्जांपल हम लोग देखे थे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो,
और यहाँ पर NH3 में क्या हो गया, NHAA बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो पहले क्या होगा, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, राइट। और ब्रेक होने के बाद देन फॉर्म NH। तो इस रिएक्शन को बॉन्ड ब्रेक होना और बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक्स टाइम, समय लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू आयन, इसलिए इसका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। इसलिए इसका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, राइट। उसी तरह से ये पहले लिख लो बेटे, तब बता रहा हूँ। हो गया। तो उसी तरह से यदि होमोजेनियस टाइप के रिएक्टेंट है, होमोजेनियस मीन सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, राइट। चाहे हेट्रोजीनियस टाइप के रिएक्टेंट है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। होमोजेनियस टाइप के रिएक्टेंट होंगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। हेट्रोजीनियस टाइप के रिएक्टेंट होंगे, उसका रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं। और तो दो तो हो गया। नेक्स्ट इसमें और क्या 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 हो सकता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। यदि होमोजेनियस रिएक्टेंट है और दूसरा यदि हेट्रोजीनियस है, तो रेट ऑफ रिएक्शन होमोजेनियस का फास्ट होगा कंपेयर टू हेट्रोजीनियस, क्योंकि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन वेरी फास्ट करेंगे। डिफरेंट टाइप के रहेगा, एक मान तो डिफरेंट टाइप मीन्स एक मान लो सॉलिड, एक गैस, लिक्विड गैस, उसी तरह नेक्स्ट इसी में कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट बन रहा है, यदि वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। जो केमिकल रिएक्शन हम लोग कराते हैं, बेसिकली ये भी मेजर फैक्टर देखते हैं भाई, जब हम लोग की जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल है कि नहीं है, यदि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, इट मीन्स उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जितना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यदि रिएक्टेंट जितना ही अनस्टेबल रहेगा उतना ही अनस्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यदि रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर देखो, ये स्टेबिलिटी कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। स्टेबिलिटी रिएक्टेंट का यदि ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रिएक्टेंट के स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें डाल लिया है, स्लो हो गया।
अब देखो इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े हुए भी थे एक इस कॉन्सेप्ट को, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो वहाँ भी हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक में भी किए हैं, स्टेबिलिटी पढ़े थे। वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जो एग्जाम्पल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़े थे CH3COOH का डिसोसिएशन यदि हम करते हैं तो CH3COO माइनस प्लस H एक हो गया। दूसरा यदि फॉर्मिक एसिड का करते हैं डिसोसिएशन तो यहाँ पर कौन सा आयन बनेगा, HCOO माइनस प्लस H प्लस। अब ये देखते हैं जो प्रोडक्ट में जो आयन बना है विच वन इज मोर स्टेबल। यदि CH3COO का स्ट्रक्चर देखें, ड्रॉ करें, COO ठीक है, माइनस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एनायन पे और इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है। प्लस आई में CH3 मिथाइल ग्रुप क्या कर देता है, प्लस आई इफेक्ट दे देता है। इसको एक बार रिवाइज करते रहिए, बहुत दिन हो गया, लंबा टाइम। ऑर्गेनिक का जितना लेक्चर अपलोड है, क्योंकि मैं भी ये आप ही के सामने मैं भी भूल गया हूँ। ये नहीं होता है कि टीचर नहीं बोलते, टीचर भी बोलते हैं डेथ होने के बाद। तो प्लस आई इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। एनायन जिसके पास पैसा ज़्यादा होने का मतलब अनस्टेबिलिटी, ज़्यादा पैसे होने का। और मैं हमेशा कंपेयर किया हूँ कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा पैसे से रिलेट किया हूँ। पैसा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, पैसा ज़्यादा होने पे खलबली मचती है, उसी तरह से अनस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट के कारण मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, पहले से ऑलरेडी एनायन है ये, माइनस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ। उसी तरह से फॉर्मिक में देखिए हाइड्रोजन जो है CH3 के बदले हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन ना प्लस आई इफेक्ट देगा ना माइनस आई इफेक्ट देगा, तो स्टेबिलिटी इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका फास्ट होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा फॉर्मिक एसिड का, और मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। जैसे हम लोग ऊपर जस्टिफाई किए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद इसी में अभी तो यहाँ इसमें हम लोग क्या देखें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में बॉन्डिंग पहले देखें। यदि आयनिक बॉन्डिंग होगा तो ज़्यादा रिएक्शन फास्ट करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। राइट, क्यों, समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा। टाइम जितना ही लगा स्पीड कम। रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, स्पीड, तो टाइम जितना ही ज़्यादा लगेगा उसका स्पीड स्लो होगा। उसी तरह से होमोजीनियस रिएक्शन, यदि होमोजीनियस टाइप के रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, हेटेरोजीनियस का रेट ऑफ रिएक्शन कम। उसके बाद देखिए यदि प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट स्टेबल है, मोर स्टेबल, तो आरओ उसका ज़्यादा फास्ट होगा। यदि रिएक्टेंट ज़्यादा यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यदि रिएक्टेंट कम स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज़्यादा। अब नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी, ये तो पहला फैक्टर हो गया कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट स्टेट, कहने का मतलब फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब फिजिकल स्टेट का हम लोग गैस की बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे हम लोग, और सॉलिड की बात करेंगे।
3 स्टेट्स हो गए, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब देखेंगे स्पीड किस में ज़्यादा होगा। स्पीड होने का मतलब जो जल्दी, जितना जल्दी फास्ट मिक्सिंग कर सके। तो हम क्या देखते हैं कि गैस जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स इजीली मूवेबल हैं कंपेयर टू लिक्विड, कंपेयर टू सॉलिड। ये इजीली इसके मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से मिक्स करके प्रोडक्ट बना लेंगे। इट मीन्स गैस का क्या होगा, ROR फास्ट होगा। ROR गैस का फास्ट होगा कंपेयर टू रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड, कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में तो और बहुत कम होगा जल्दी। जैसे मान लो 2 टुकड़े हैं अलग अलग, दोनों को कंबाइन, पहले तो ब्रेक होंगे, तब उसके बाद जुड़ेंगे, तो इसमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा सॉलिड के स्टेट में। सॉलिड के केस में ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन उसका स्लो होगा। तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो सबसे ज़्यादा गैस में, तब लिक्विड में, तब सॉलिड। तो दूसरा मेरा फैक्टर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। गैस का सबसे ज्यादा ROR होगा। ठीक है बेटे। नेक्स्ट इसमें सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन +2 के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी टाइप से जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा कि ये सारे पॉइंट्स आपको डालने होंगे। थर्ड पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। ये जनरली सॉलिड के केस में ही होगा, ध्यान देने की बात है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, गैस और लिक्विड के लिए हम बात नहीं करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? ओनली फॉर सॉलिड, ओनली फॉर सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जो शुगर खरीदने जाते हो, एक शुगर पाउडर भी मिलता है, ठीक है। तो वाटर में यदि हम शुगर का पाउडर डालें तो जल्दी फास्ट रिएक्शन करेगा, और यदि हम मोटा दाना का शुगर का दाना लेके आते हैं, उसको वाटर में डालते हैं तो उसका डिजॉल्व थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसमें हम क्या देखना, पाउडर में क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज कर गया, स्प्रेड हो गया ना पूरी तरह से। किसी चीज को, सॉलिड पार्ट्स को आप जब क्रश कर देते हो तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। जैसे गांव में देखते हैं कोई भी चीज है, मान लो मिश्री जो गांव में यूज करते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में सरफेस एरिया उसका कम रहेगा, उसको क्रश कर देंगे तो पूरे सरफेस में स्प्रेड कर जाएगा, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स व्हाट अंडरस्टैंड, हम क्या ऐसे समझे, वो जब क्रश करने के बाद पाउडर बना तो वेरी फास्ट रिएक्शन कर रहा है, इजीली डिजॉल्व हो जा रहा है। इजीली डिजॉल्व मीन्स स्पीड इज वेरी फास्ट, यानी ROR जो है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया ऑफ दी सरफेस एरिया ऑफ दी रिएक्टेंट। गैस और लिक्विड के लिए बात नहीं करेंगे ये पॉइंट। लिक्विड में नहीं है, लिक्विड में नहीं, लिक्विड में उसको क्या करेंगे, लिक्विड सेम ही रहेगा, क्योंकि लिक्विड को कंप्रेस करो या जो करो, इधर का पानी इधर उछल के चल जाएगा, उधर का उधर से। वॉल्यूम तो लिक्विड का सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। मिक्सेबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड, उसमें कुछ हो सकता है, उसमें कुछ हो सकता है, उस केस में हो सकता है। ठीक है बेटे। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, सरफेस ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप जो स्टार्टिंग में 11th में हम लोग जो पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो रिएक्शन जो होता था हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में, फोटोन एनर्जी H के प्रेजेंस में वो रिएक्शन होता था, राइट, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक बनता था। तो वो सारे रिएक्शन क्या है, जितना ही ज़्यादा फोटोन उतना ही स्पीड ज़्यादा,
तो इसलिए कोट फैक्टर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितना ही इंटेंसिटी ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन और क्लोरीन फोटोन के प्रेजेंस HNu, सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता था HCl बनाता था, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जितने फोटोन एनर्जी ज़्यादा रखेंगे उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा, उतना ही रिएक्शन, ये देखते थे रिएक्शन स्टॉप भी नहीं होता है जल्दी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना ही ज़्यादा रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। बस लाइटली इसका दिमाग में हल्का हल्का सेट रहना चाहिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे तो ये सारे पॉइंट्स को डाल के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेट ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितने फोटोन एनर्जी ज़्यादा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। उसी तरह से आप कैटलिस्ट का भी जानते हो, कैटलिस्ट भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट एंड स्लो दोनों काम करता है, सिर्फ फास्ट ही नहीं करता, फास्ट एंड स्लो दोनों काम करता है। वो तब करता क्या, फास्ट एंड स्लो कैसे हो जा रहा है, फास्ट एंड स्लो कैसे हो जा रहा है, स्लो, हाँ, वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी से है। वो चीज क्या है, थोड़ा सा देखो ग्राफ। कैटलिस्ट नेक्स्ट अपना फिफ्थ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़े हो, सिर्फ जानते थे कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है और मे भी स्लो भी कर सकता है। साइंस में ये ना और पॉसिबिलिटी हम लोग ले सकते हैं, किसी चीज़ को नकार नहीं बोलना खतरे की घंटी है। इसीलिए साइंस में खास करके जितने भी रिसर्च सेंटर होते हैं, नो वन कैन क्लेम कि यह मैं जो कर रहा हूँ 100% सही है। आपका नेक्स्ट इन रिसर्च ब्रेक हो सकता है। उसी तरह से यहाँ भी मे बी वर्ड इज वेरी यूजफुल। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, एक इसमें रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली ग्राफ क्या देखा गया है, कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्ट मिलने के लिए उसको मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है। उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। उस मिनिमम एनर्जी को क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। यदि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, ज़्यादा एनर्जी देने में मतलब टाइम भी तो लगेगा देने में, तो ROR उसका कम होगा, ROR कम होगा। यदि कम एनर्जी, हम लोग क्या जानते हैं ऑलरेडी, मिनिमम एनर्जी मोर स्टेबल, कम पैसा ज़्यादा टेंशन फ्री रहोगे, ज़्यादा पैसा ज़्यादा खतरा। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या है, उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में जो एनर्जी हमें देना पड़ रहा है। मान लो कोई रिएक्टेंट यहाँ पर है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। तो ग्राफ इसका किस तरह से आता है, ये मैक्सिमम दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को ले जाने में हमको जो मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, मैक्सिमम एनर्जी जो देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करेगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, यानी सेलेक्ट अनदर पाथ। अब मान लो कोई पहाड़ पे इधर से उधर जंप करना है, ठीक है, तो एक तो जंप किया, सीधे जो दिखाई दिया ज़्यादा ऊंचा दिया, एनर्जी ज़्यादा लगा कर जंप किया। अब कैटलिस्ट जैसे आएगा, कोई दो से आ रहा, देखो कोई शॉर्टकट रास्ता देखो तो जाने को उस पर, तो 2-3 जब मिलोगे तो क्या करोगे, वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढना चालू कर दोगे। तो शॉर्टकट रास्ते जाने के लिए आपको कम एनर्जी लगेगा। आप अकेले हो,
जो सामने दिखाई दे रहा पहाड़ में ढहाना ढहाई मारना या जो करना मारो, कोई उपाय नहीं, कोई सुझाव देने वाला है नहीं आपके पास। तो सेम चीज़ यहाँ भी वही हो रहा है। जैसे ही कैटलिस्ट आ गया, क्या वो करेगा, सेलेक्ट अनदर पार्ट सो दैट कि कम से कम एनर्जी देकर वो रिएक्शन, कम एनर्जी देने वाला वो रिएक्शन फास्ट होगा। तो कम यानी सेलेक्ट अनदर पार्ट एंड विथ दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एनर्जी कम हो गया। तो कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है, टू प्रोवाइड अनदर पार्ट टू कंप्लीट दिस रिएक्शन, टू प्रोवाइड अनदर पार्ट, एक अलग रास्ता ही दे रहा है जिसमें कि मिनिमम एनर्जी देना पड़े। और मिनिमम एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी। ज़्यादा स्टेबल का मतलब रेट ज़्यादा। अभी पढ़े, यदि आपका रिएक्टेंट का यदि स्टेबिलिटी ज़्यादा है होने का मतलब ROR ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन उसका रेट ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि कैटलिस्ट यूज करने के कारण यही होता है। ये कॉन्सेप्ट NCERT में आपको उसमें भी दिया ग्राफ कि ये समटाइम्स पूछ सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम रहने पे ROR फास्ट होगा कि स्लो होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम रहने पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ये इसी में कैटलिस्ट वाले ही कॉन्सेप्ट में आता है, राइट बेटे। विच डिपेंड्स, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, स्लो तो नहीं होगा। स्लो का हम इसलिए में भी है, कम चांसेस हैं, लेकिन साइंस से कुछ भी हो सकता है, 1% लेकर चल सकते हैं। ऐसा भी रिएक्शन हो, ऐसा कोई हो कि मान लो कैटलिस्ट है तो उसको ज़्यादा देर में वो प्रोडक्ट बनाने की जरूरत पड़ गया, तो चांसेस ज़्यादा मोस्टली ऐसे कम ही है, ऐसे कम ही है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसी में जैसे SO2 प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करके SO3 नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है कि ऐसे केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ कैटलिस्ट के कैटलिस्ट से उसको मतलब है। तो यहाँ पर इस केस में ROR जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको रिएक्टेंट से कोई लेना ही देना नहीं है। तो इस केस में कैटलिस्ट के केस में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर। जितना ही ज्यादा कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही स्पीड फास्ट। उसको रिएक्टेंट से कोई मतलब SO2 और O2 से कोई लेना ही देना नहीं है, राइट बेटे। तो ये आपका एक फैक्टर हो गया। 6, 7 जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। पूरे चैप्टर में यही दो ही आपको अब पढ़ने हैं, टेम्परेचर और दूसरा कंसंट्रेशन। इसी में पूरा स्टडी फुल करना है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट। इसको मिटा दूं मैं। तो नेक्स्ट अपना जो है टेम्परेचर, नेक्स्ट जो है टेम्परेचर 666 टेम्परेचर। जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा। जनरली ROR is directly proportional to temperature। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। अब इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर स्लाइटली टच कर रहे हैं हम लोग। समटाइम्स एक एग्जाम्पल ऐसे ही दिया रहता है, यदि हम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन आइदर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स इंक्रीज करता है। बाई एक्सपेरिमेंटली ये सब चीज़ देखा गया है। यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, यदि टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सी पे हो रहा है, यदि 60 डिग्री से करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है डबल हो जाए या ट्रिपल भी हो जाए। अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। तो 10 डिग्री से राइज इन टेम्परेचर, rise in temperature, ROR
increases either 2 or 3 times, दुगुना या तिगुना हो सकता है 10 डिग्री से भी टेम्परेचर बढ़ाने पे अप्रोक्सीमेशन। इसमें मैथमेटिक्स जो है, जो कि हम लोग डिटेल से अभी पढ़ेंगे, जस्ट सिंपली टच कर रहे हैं यहाँ पर। रेट ऑफ रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन इसी को बोलते हैं हम लोग, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? K इक्वल टू A e टू पावर, वहाँ पर हम लोग सारे इसका डिटेल्स देखेंगे अच्छी तरह से जब पढ़ेंगे फैक्टर को। EA अपॉन RT, EA अपॉन RT। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर। कौन? ये कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है। इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में, जस्ट अभी सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए, पूरा इसको डेप्थ स्टडी करना है इसके बारे में। राइट बेटे, तो टेम्परेचर और नेक्स्ट इसके बाद जो कंसंट्रेशन, इसी पर हम लोग पूरा चैप्टर कंसंट्रेट है अपना फोकस। 7th पॉइंट जो है कंसंट्रेशन, लास्ट वाला। हाँ ये फॉलो किया। सेवेंथ कंसंट्रेशन, यहाँ भी जनरली कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा। लेकिन जनरली ट्रेंड क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। समटाइम्स क्या है, आप रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ROR बढ़ेगा भी नहीं, इसमें देखेंगे अभी, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कंसंट्रेशन में है क्या? जनरल ट्रेंड क्या है? जनरली ROR is directly proportional to, but this is not 100% right statement. Generally ROR is directly proportional to concentration of reactant. Concentration of reactant. Generally सेकेंड पॉइंट इसी में, ROR may be increase, ROR may be increase or decrease, may be increase or decrease, may be increase or decrease of reactant। रिएक्टेंट को बढ़ाने से, रिएक्टेंट यदि बढ़ाते हैं तो ROR में भी इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Sometimes rate of reaction may be unaffected, आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट ही रहेगा। ROR may be unaffected, कोई असर नहीं पड़ेगा, आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समटाइम्स प्रोडक्ट के भी कंसंट्रेशन पे ROR डिपेंड करता है, लेकिन रेयर केस समटाइम्स ROR may be depend on the concentration of product। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि क्राइटेरिया है भाई कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन हम डिसाइड करेंगे कंसंट्रेशन पर। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तभी ना प्रोडक्ट का, कोई जरूरी नहीं है। इसमें सारी की समस्या क्या है कि इसका सारा मैथमेटिक्स फेल है। ये सारा इसमें जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा,
अभी जब इसका डिटेल अभी स्टार्ट करेंगे तो कोई ये कह दे कि इस रिएक्शन का ये चीज होगा, इसका ये नहीं होगा, कोई इसमें फिक्स नहीं रूल है। कंसंट्रेशन, हाँ, कोई फिक्स रूल नहीं है। ये सारे चीज डिसाइड होगा, एक्सपेरिमेंट कीजिए और वहाँ से डाटा को कलेक्ट कीजिए और उसको देखकर आप इक्वेशन यहाँ डेवलप करेंगे। कैसे हम लोग जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन डेवलप करते थे, क्या करते थे, टेबल से डाटा लिए, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, उसके बाद दोनों के बीच में देखते हैं रिलेशन, दोनों में रिलेशन क्या है, डबल ट्रिपल जो भी होगा उसके हिसाब से इक्वेशन को लिखते हैं, राइट। सेम यहाँ भी है, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के लिए देयर इज नो एनी फिक्स रूल। कोई मैथमेटिक्स ये दे दिया गया भाई वो सारे जगह लागू हो जाएगा। इसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल डाटा के स्टेटमेंट दिया रहेगा कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट यदि ए है उसको डबल करने से ROR डबल होता है, तब क्या होगा। मैथमेटिक्स कैसे हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, व्हाट्स प्रॉब्लम, सेम टाइप यहाँ आएगा। फलना का उम्र इससे ज़्यादा होने पर, दुगना चौगुना होने पर ये हो गया था, आप इक्वेशन जो लिखते थे सेम चीज़ यहाँ काम वही करना है, यानी वर्ड प्रॉब्लम वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। देयर इज नो एनी मैथमेटिक्स, जिस तरह से वर्ड्स प्रॉब्लम डिफरेंट करते थे, डिफरेंट इक्वेशन डेवलप होते थे, सेम यहाँ भी उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन का अलग अलग इक्वेशन डेवलप होगा जैसा एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें दिया रहेगा। तो इसी के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग स्टडी आज बढ़ाते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे ही। ठीक है बेटे, मिटाओ इसको, ये लिख लिए। तो अभी तक क्या था कि 11th-12th के एग्जाम के लिए दैट इज सफिशिएंट। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे बोर्ड एग्जाम से नहीं है, इसमें यानी ये टोटली 7 पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल, बाकी सारा आपका जो भी यदि एक्सप्लेनेशन पूछता है 3 मार्क्स में तो 7 पॉइंट्स आप डाल के एक 2 लाइन लिखकर आप काम कंप्लीट करना सकते हैं। अब चलें कंसंट्रेशन पे ही फोकस करें, इसी पे पूरा लेक्चर अपना चलेगा कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो हम इक्वेशन, जैसे वहां पर हम लोग जो इक्वेशन डेवलप करते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम में, तो इक्वेशन क्या बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है, जो वर्ड दिया हुआ है वर्ड्स में लिखे, वर्ड्स में नहीं लिखा, हम मान लो इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं, तो उस इक्वेशन से हम वो वर्ड को समझ सकते हैं ये इक्वेशन में क्या वर्ड प्रॉब्लम होगा। रिवर्स वी कैन थिंक, वर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशन डेवलप किए, अब इक्वेशन दिया हुआ उससे हमको अंडरस्टैंड करना है वर्ड्स, तो इजीली हम बता सकते हैं ये प्रॉब्लम होगा। उसी तरह से यहाँ पे जो रेट लॉ, जो इक्वेशन डेवलप होगा उसका नाम क्या रखा है, उसको क्या बोलेंगे, रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन, शॉर्ट में रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो ये एक्सप्लेन क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस कौन से रिएक्टेंट के किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कैसे कर रहा है। जैसे मान लीजिए 2 रिएक्टेंट हैं, एक पर डिपेंड कर रहा है दूसरा पर नहीं कर रहा, तो इक्वेशन कैसे वहां पर x + y = 2, चाहे x = 2 का मतलब क्या होगा, x का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, राइट। उसी तरह से यहाँ भी क्या है कि ये जो इक्वेशन देगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, बेसिकली क्या बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के किस स्पीशीज पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो रेट लॉ इट gives the information about ROR, it gives the information about the rate of reaction which depends on reactant species or which depends on the concentration of
रिएक्टेंट सिंपली लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो बुक में स्पीसीज लिखता है। स्पीसीज ऑफ रिएक्शंस करने का मतलब आपका रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बातें कर रहा है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, इसके बारे में देता है। ठीक है बेटे, अब ये सारा चीजें जो भी है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन टोटली हम एक्सपेरिमेंट डाटा से फाइंड आउट करते हैं। ये टोटली कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे। वेरी टफ वर्क उसको यदि हम लोग को एनालिसिस करना रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन ए कॉन्सेंट्रेशन पे बढ़ रहा है कि बी पे बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है, वेरी टफ वर्क। कोई डायरेक्टली ये कोई नहीं करता है हार्ड एंड रूल कि ये भाई दे दिया सब रिएक्शन के लिए वही होगा रूल। हर रिएक्शन के लिए अलग अलग रेट ला, कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं दे पाया। जो भी एक साइंटिस्ट है शायद दिए थे लेकिन वो वैलिड नहीं हो पाया। वो मास के फॉर्म में दिए थे। जैसे वो क्या दिए थे, जैसे मान लो 2a + b = मान लो कोई प्रोडक्ट सी बन रहा है, मास के बेस पर उन्होंने क्या लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट विल बी a², कांस्टेंट दे देते हैं a² जो a का नंबर ऑफ मोल्स इंटू b का पावर 1। दैट इज नॉट वैलिड। सारे रिएक्शन के लिए कुछ रिएक्शन के लिए काम दिया। इसीलिए फाइनली इसमें क्या कंक्लूजन निकला गया कि रेट लॉ हम टोटली एक्सपेरिमेंटल डाटा से ही फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रहा हूँ कैसे हम लोग। और ये थोड़ा इसमें आपका अपना IQ भी लगाना पड़ेगा, राइट बेटे। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में IQ लगाते हैं, ये ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है, 2-3 ही वेरिएशन है। वो फिक्स पैटर्न है, वो फिक्स पैटर्न एक बार कर लिए तो केमिस्ट्री है, ज़्यादा मैथमेटिक्स इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे वहाँ पे हम लोग सोचते थे बस प्रॉब्लम के लिए कैसे इक्वेशन लिखें, सेम टाइप से कुछ यहाँ भी सोचना है, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं दिमाग लगाना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये दिमाग में क्लियर हो भाई, एक्सपेरिमेंटल डाटा से ही हम रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं ऊपर वाला। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। 2a + b गिव्स द प्रोडक्ट मान लो p। अब क्या दे रहा है एक्सपेरिमेंट डाटा से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। इसको पूरा स्टेटमेंट नहीं लेकर ऐसे भी लिख सकता है कोई, इसका मतलब भी हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। बड़ा ब्रैकेट के अंदर डाल लेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखते थे ना, -ΔA/ΔT, तो कॉन्सेंट्रेशन बताता था। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को यदि डबल करते हैं, यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को डबल करते हैं यानी दुगुना करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डबल हो जा रहा है। जस्ट लाइक द वर्ड प्रॉब्लम क्या दे रहा है, यदि A का कॉन्सेंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या यहाँ पे है, यदि दोगुना कर रहे हैं तो ये भी दुगुना होगा, तिगुना हो रहा है तो ये भी तिगुना होगा रेट ऑफ रिएक्शन। यानी डबल के जिस रेशियो से बढ़ा है उसी रेशियो से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा। दुगुना किए तो दुगुना वो भी हो गया। इसका कहने का मतलब यही है, यानी इस स्टेटमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिए लिखने के बाद। ए को डबल करें, ए को डबल करें, मान लो दुगुना कर दिए, 2a कर दिए, 2a कर दिए, रेट ऑफ रिएक्शन डबल। तो लिखने के बाद एक बार क्रॉस चेक, जो स्टेटमेंट दिया वो उसको
जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट से क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। समटाइम्स आपको कह दे कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल करने से, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल करने से ROR हाफ हो जा रहा है। क्या मैंने बोला, रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना कर दिया, डबल कर दिया, ROR हाफ हो गया, आधा हो गया। तो आधा होने का मतलब क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसको क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। इसको डबल किए, क्या हो गया 1/2। इसको डबल कर दिए, व्हाट यू कैन राइट, लिख सकते हो। आइए 1/a क्या है, ROR, तो 1/2 हो गया, हाफ हो गया ROR। क्लियर है यहाँ पर। उसका डबल 1/2 है कैसे? अरे क्या हुआ, ये देखो मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन डबल किए, ROR का हाफ हो जा रहा है। ठीक है, मैं क्या कहा कि ROR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। एक्सप्रेशन डेवलप हुआ इस स्टेटमेंट को देने से। ROR मैंने क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। जब स्टेटमेंट दिया इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल ROR इज हाफ। ठीक है, इसका पहले कंसंट्रेशन डबल कीजिए, डबल कर दिए, आ गया। और 1/a क्या हो गया, ROR। इसको क्या लिख सकते हैं, ROR का /2 हाफ। ऊपर होगा ना, कौन कौन 2 का, ये 1/2 ऐसे ये है ना। ROR क्या है, ये है ना, ये इसको के ले लो ना, कांस्टेंट भी हटा दो, ज्यादा समस्या कर रहा है मैथमेटिक्स को। इसको सब कांस्टेंट मान लो, हटाओ और डिवाइड कर लो। ये क्या हो गया, k/a लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं, ROR डैश डबल कर दिए, k/a कितना है, आया। इसे क्वेश्चन यूज कर लिए यहाँ। ROR डैश में वो तो आप हाफ किए ना। ROR डैश कितना हो गया, पहले का आधा। न्यू ROR डैश कितना हुआ, पहले का हाफ। वही तो कह रहा है कि ROR डबल करने से, कंसंट्रेशन डबल करने से ROR हाफ का नेबुलाइजेशन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड्स में दिया रहेगा, उस हिसाब से क्वेश्चन को लिखते चलना। सारा हम लोग सारे पॉसिबिलिटी कर लेंगे, डोंट वरी, इसके लिए टेंशन नहीं है। जितनी पॉसिबिलिटी हो ऑलमोस्ट सारा मैं करा दूँ। ठीक है, ये जैसे दूसरी पॉसिबिलिटी बना दिया आपको। अभी ये तो ए के बारे में देखे, अब बी के बारे में देखें। तो पहले अभी हाफ को भूल जाए, डबल को लेके चले। तो पहला दिया स्टेटमेंट भाई, ये कहां से आ रहा है, एक्सपेरिमेंट से आया कि रेट ऑफ रिएक्शन को डबल किए, ये सॉरी कंसंट्रेशन इसका डबल किए, ROR डबल हो गया। अब बी के बारे में क्या दे रहा है, बी का, हाँ, बी को डबल करने पर कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर रहे हैं, तो ROR 4 टाइम्स हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। हाँ, एक्सप्रेशन इधर उधर हो सकता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। समटाइम जो है ना कि आप ही अपने जगह जस्टिफाई कर रहे हो, मैं भी जस्टिफाई, जैसे इक्वेशन जैसे लिखते हैं ना, कोई 2x लिखा, कोई x² भी लिख सकता है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इसमें दिखाऊंगा, 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं, दोनों अपने जगह सही है। अब ये क्या कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करने से ROR 4 टाइम्स हो जा रहा है।
4 टाइम्स होने का मतलब क्या हो गया, या तो कोई स्क्वायर भी कर सकता है, यानी ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ चेक करो ये जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं। बी को डबल किए, ये करें, बी को डबल करेंगे तो क्या हो गया, 2 2 4 4, ये इसको डबल कर दिए 2B, 2 को बाहर निकाल लो, क्या दे दिया 4B स्क्वायर, ये B स्क्वायर क्या है एंड 4 टाइम्स। ठीक है, कोई ऐसे भी बच्चा कर सकता है, ROR is directly proportional to twice B, स्क्वायर रूट हो सकता है। ये वो सारे जो भी आप लिखिए उसको चेक कर दिए। अच्छा, हो सकता है। हाँ, अब कैसे यहाँ मैं एक ये बताया, अब मैं इस तरह से भी लिख रहा हूँ इसी को, ROR is directly proportional to twice B। अब यहाँ B को हम डबल करें, B को डबल करने से होता है नहीं होता तो रहने देंगे, नहीं होगा। इसमें तो अपना IQ लगाना है ना, जो सोचे अब वो सही है कि नहीं, जैसे मैंने सोचा ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है, गलत हो तो नहीं लेंगे, काम खत्म। तो यदि यहाँ पर यदि हम इसको डबल करते हैं B का कॉन्सेंट्रेशन, तो ROR क्या हो जाएगा 4 टाइम्स B, लेकिन वह नहीं जस्टिफाई, क्योंकि 2B होना चाहिए ना, 2 ही टाइम्स बड़ा। ये इसको क्या लिख सकते हो, 2 into 2B, 2B जो ROR, तो ये जस्ट नॉट दिस स्टेप में ये एक्सप्रेशन सही नहीं है। तो जो भी लिखिए उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिए 1-2 मिनट सोच के, हाँ भाई जो है एक्सप्रेशन वो सही है कि नहीं है। जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम में करते थे, थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है कि डिफरेंट यही इस तरह के पैटर्न रहेंगे कि आप प्रॉब्लम देखते तुरंत फटाफट मान लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर इतना यहाँ वेराइटी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के नहीं है, 4-5 वेराइटी हैं, उसी में से कोई ना कोई रहने हैं। ठीक है बेटे, तो मेरे लिए क्या आ गया, यही एक स्टेप में ये सही है कि यहाँ पर ROR क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ दी B। ठीक, अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये 2 एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन दे दिया गया, इससे हमने इक्वेशन डेवलप कर लिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन ROR क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, कांस्टेंट को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए K डाल देते हैं, जैसे वहां लिखते थे KA B स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड स्क्वायर ऑफ दी B। We can write rate of reaction is equal to K is the constant, रेट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। ये क्या दिया एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये क्या दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन वाला में प्रॉब्लम टैकल करेंगे। तो कोई इसमें फिक्स रूल नहीं है, जैसा दिया रहेगा ये सारे स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, ये गिवन रहेगा, और उसको गिवन डाटा से आपको एक्सप्रेशन लिखकर फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। राइट बेटे, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब इसको जनरलाइज हम लोग कर देते हैं कि किसी टाइप का रहे तो व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन, व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन। इसको मिटा दूं मैं, अब यही मान लो रिएक्शन दिया हुआ 2A + B गिव्स द प्रोडक्ट, तो हम मेरे को मान लो जो जनरल एक्सप्रेशन डबल ट्रिपल हमसे कोई लेना देना है, तो ROR कॉन्सेंट्रेशन A की बात कर रहे हैं। ROR बुक्स में NCERT में स्मॉल r से भी दे देता है, जैसा रहेगा सिंपल उसे आप यूज कर लीजिएगा, डोंट वरी। ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर x। अब जो दे डबल दे ट्रिपल दो जो भी दी है, हमने x लिख दिया, डबल का डबल तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, 4 टाइम्स देगा तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, जैसा स्टेटमेंट उसके हिसाब से x का वैल्यू डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से b के बारे में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b का पावर 5 दे देंगे।
जो स्टेटमेंट देगा उस हिसाब से y के वैल्यू को रख देंगे। व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो गया कि a का पावर x b का पावर y, a का पावर x b का पावर y। a क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a मोल पर लीटर, b क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b मोल पर लीटर के फॉर्म में दिया रहेगा, राइट। अब ध्यान से देखो, x और y को क्या बोलेंगे? x को हम लोग बोलेंगे जैसे हम लोग ऑर्डर पोलिनोमियल में पढ़ते थे ना, ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ द x दैट इज गिव्स द ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ तो उसी तरह का ऑर्डर वर्ड यूज करेंगे। x क्या देगा? ऑर्डर ऑफ x जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x क्या देगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a, एक रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। अब ये सब जैसे इक्वेशन डेवलप करके आपको बिट बोलेगा a ऑर्डर ऑफ रिएक्शन a बताइए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन a, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन b, लाइक दैट क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करने के बाद y क्या दे देगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b, x प्लस वाई क्या देगा? ओवरऑल टोटल, ये तो इंडिविजुअल हुआ ना, a के रेस्पेक्ट में b के रेस्पेक्ट में, दोनों को सम कर देंगे, वो टोटल रिएक्शन का ऑर्डर देगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x प्लस वाई गिव्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समटाइम्स इसको n से भी, स्मॉल n से भी डिनोट किया जाता है, डिनोशन आगे पीछे हो सकता है, डोंट वरी। k क्या हो गया अपना? रेट कांस्टेंट। k क्या देगा? रेट कांस्टेंट, इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी समटाइम्स कोई बोल सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं। राइट बेटे, तो ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला, आज यही पढ़ाने देते हैं आगे। अब इसी पर हम लोग को पूरी स्टडी करना है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। नेक्स्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन पर पूरा करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कल कर लेंगे। काम पर आपको टेस्ट के लिए हम लोग सैटरडे तक कर लेंगे, काम पर आपका काम हो जाएगा। बाकी सारा का रिवीजन आप लोग फटाफट बढ़िया से करते रहिए। कोशिश करना है कि पिछला बार से वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराने का है, क्वेश्चन को जल्दी पढ़ के जल्दी हड़बड़ाने का नहीं है। कि जानता पहले टारगेट क्या रखना है, जितना जान रहे हैं उसमें 100% परफॉर्मेंस दें, वो उसी को दे कम करना है टेस्ट में देने का ये पर्पस क्या है कि जैसे मुझे जितना नॉलेज है क्या वो सब का सब 100% मैंने किया। जो नॉलेज नहीं उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, लेकिन जो जान रहे हैं वो क्या मैं कितना परसेंट दे रहा है, 70% दे रहा है परफॉर्मेंस की, 80% दे रहा है कि 90, वो जितना क्लोज जाएगा उतने समझिए कि अपना टारगेट अचीव होगा। जो नहीं जान रहे उसके बारे में डू नॉट थिंक, जब नॉलेज हो जाएगा तो तब उस पर फोकस कर लेंगे। लेकिन जितना पढ़ा हुआ है उसमें हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, और ख़ासकर कि जो जाना हुआ चीज़ों को गलतियाँ कम से कम करने का एरर। राइट बेटे, नहीं पर रहने देते हैं।